नारायण राणे का मोदी कैबिनेट में शामिल होना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। यही वजह है कि नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने शिवसेना पर तीखे तीर चलाए। पिता नारायण राणे के बाद मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद बेटे नीतीश राणे ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र में बुधवार से बरनौल की डिमांड बढ़ गई है। पहले शिवसेना फिर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नारायण राणे अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें लघु व मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया। नीतीश ने ट्वीट कर कहा, रेमडेसिविर के बाद महाराष्ट्र में बरनौल के लिए बड़ी डिमांड है, खासकर शिव बंधन पहनने वाले लोगों में। कल से काफी सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी कृपया मामले को देखें, आपसे विनम्र निवेदन है। दरअसल नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे। कोंकण क्षेत्र में आधार मजबूत करने के साथ ही मराठा वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिश इसके पीछे छिपी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद समुदाय विशेष महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से नाराज बताया जा रहा है। चूंकि नारायण राणे मराठा वर्ग से आते हैं, ऐसे में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर इस समुदाय को साधने का भी काम किया है। नारायण राणे परिवार का कोंकण में काफी वर्चस्व है। राष्ट्र में 1989 में शिवसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन के बाद से ही कोंकण क्षेत्र हमेशा शिवसेना के हिस्से रहा। ऐसे में बीजेपी इस क्षेत्र से ऐसा चेहरा चाहती थी जो शिवसेना को कड़ी टक्कर दे सके, और नारायण राणे को साधकर बीजेपी की ये तलाश पूरी होती दिख रही है। नारायण राणे ने 2017 में कांग्रेस छोड़ने के बाद महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से संगठन बनाया था, जिसका बाद में बीजेपी में विलय हो गया। इसके बाद से ही बीजेपी कोंकण पर कब्जा का दावा कर रही थी, लेकिन शिवसेना इस दावे को नकारती रही। शिवसेना फिर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नारायण राणे अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। राणे को मंत्रिपरिषद दे बीजेपी ने अपने कोंकण का गढ़ को मजबूत कर लिया। 1989 में शिवसेना के बीजेपी संघ गठबंधन किए जाने के बाद से ही बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे की व्यवस्था में कोंकण निर्वाचन क्षेत्र हमेशा शिवसेना के हिस्से में रहा है। नतीजतन इस क्षेत्र में बीजेपी की उपस्थिति नाम मात्र की ही रही है, जिसे पार्टी 2014 से ही बदलने की कोशिश में लगी थी, ताकि शिवसेना पर निर्भर रहे बिना वह महाराष्ट्र को नियंत्रित करने में सक्षम हो सके। इसलिए बीजेपी एक ऐसा चेहरा चाह रही थी जो शिवसेना को टक्कर दे सके। राणे और उनके परिवार का प्रभाव मुंबई क्षेत्र को कवर करने वाले दो जिलों मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर के अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिले में है। कोंकण क्षेत्र के मराठी युवा नौकरी की तलाश में मुंबई आते हैं और पैसे अपने घर भेजते हैं, जिसके कारण कोंकण क्षेत्र खासकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को अनौपचारिक रूप से मनी ऑर्डर्स इकोनॉमी की संज्ञा दी जाती है। मुंबई और ठाणे को छोड़कर बाकी कोंकण क्षेत्र में 21 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 बीजेपी के खाते में हैं। सिंधुदुर्ग की कांकावली, जहां से राणे के बेटे नीतीश राणे विधायक हैं, के अलावा पार्टी के पास 2 सीटें रायगढ़ जिले में हैं, जहां की 10 सीटों पर शिवसेना का भी कब्जा है। अन्य सीटों पर कांग्रेस एनसीपी का कब्जा है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी से सुलह का फॉर्मूला लेकर अजय माकन दिल्ली से जयपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को सरकार में हिस्सेदारी देने के हक में नहीं है। 1 साल पहले गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी सत्ता की जंग अभी तक जारी है। ये पायलट की मजबूरी है या फिर कुछ और कि हर बार तेवर दिखाकर वे खामोश बैठ जाते हैं। पिछले साल जुलाई में मानेसर के होटल में समर्थक विधायकों के साथ डेरा जमाने फिर समझौते को राजी हो जाने की घटना को 1 साल हो गए। इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन सचिन पायलट अभी तक अपने समर्थकों के साथ दिल्ली से जयपुर तक धक्के ही खा रहे हैं। आखिर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर अलग होंगे या फिर गहलोत की कृपा का इंतजार करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर सचिन पायलट ट्रेंड करने लगे। दूसरी तरफ उनके समर्थक विधायकों ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जो संकेत दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इस बार आगे बढ़ने पर समर्थक शायद ही पीछे कदम खींचे। जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि एक बार आगे बढ़ने पर समर्थक शायद ही पीछे कदम खींचने को राजी हों। इसकी एक वजह कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन के दौरे के बावजूद गहलोत और पायलट गुट के बीच सहमति नहीं बन पाना है। सूत्र बताते हैं कि सुलह के फॉर्मूले को लेकर माकन ने 2 दिन तक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा की, लेकिन गहलोत अपनी कैबिनेट में पायलट गुट को मनमाफिक जगह देने को तैयार नहीं है।
वे विधायकों की संख्या के अनुपात में मंत्री बनाने का तर्क दे रहे हैं, जबकि पायलट ने बगावत ही ज्यादा प्रतिनिधित्व को लेकर की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पायलट समर्थकों को कैबिनेट में जगह देने से ही गहलोत ने साफ इनकार कर दिया। वे संगठन में इस गुट को प्रतिनिधित्व देने को राजी बताए जा रहे हैं। पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि अगर आला कमान को अपनी भावनाओं से वाकिफ करवाना आत्महत्या है तो ऐसी खुदकुशी वक्त बेवक्त होती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मौके पर बारिश नहीं होती है तो किसान क्या कर सकता है, वो उम्मीद ही करेगा। हमने पहले ही खुदकुशी कर ली है, अब नया कुछ नहीं है। मानेसर या दिल्ली जाना हमारा अधिकार है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली जाएंगे। चाकसू से विधायक सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आम जनता, बेरोजगारों और समाज के दूसरे तबकों से वादा किया था कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। वे कहते हैं कि अब जब हमारी सरकार बनी है तो खाली पदों को भरा ही नहीं जा रहा है या फिर रिटायर्ड नौकरशाहों को उन पर बिठाया जा रहा है। उनका सवाल है कि ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता कहां जाएंगे, क्या करेंगे। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी तो उसका श्रेय सचिन पायलट को दिया गया था। असल में 2013 में गहलोत के नेतृत्व में करारी शिकस्त के बाद पायलट को कांग्रेस ने केंद्रीय राजनीति से प्रदेश में भेज दिया था और बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें कमान दी गई। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने के बावजूद पायलट जमीन पर जुड़े रहे और 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उनकी मेहनत का फल मिला, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते वक्त उन्हें किनारे कर दिया गया। गहलोत कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद मिला। शुरुआत से ही उन्हें और उनके समर्थकों को सरकार में उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद पायलट ने पिछली बार पैर पीछे खींच लिए थे और उसके बाद से वे सरकार तथा उनके समर्थक अलग थलग ही पड़ गए हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया था तब भी इसे पायलट के लिए संकेत के तौर पर देखा गया था। अब देखना यह है कि पायलट कांग्रेस के अपने पुराने साथी सिंधिया की तरह उड़ान भरने की हिम्मत जुटा पाते हैं या कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के रहमो करम तले मौका मिलने की अंतहीन उम्मीद के साए तले जीते रहेंगे। G23 के नेता और पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मनीष तिवारी ने राज्य सरकार की नाकामी को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी समस्याएं हैं वह केंद्र सरकार के सौतेलेपन के चलते हैं, लेकिन अगर कोई इन बातों को लेकर ट्विटर या किसी अन्य माध्यम से अपना निजी एजेंडा चला रहा है तो पार्टी आला कमान को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असल में नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ दिनों से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं। वह पंजाब में बिजली समस्या को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बिजली विभाग का मंत्री बनाया था, लेकिन तब सिद्धू ने पदभार ग्रहण करने से ही मना कर दिया। लेकिन अब उसी बिजली को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशानेबाजी कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह का बचाव करते हुए मनीष तिवारी ने कहा, 1966 में पंजाब के अस्तित्व में आने से 2017 तक किसी पार्टी ने विधानसभा की 117 में से 77 सीटें नहीं जीती। वहीं कांग्रेस ने 3 असेंबली बायपोल्स जीतने के साथ पंजाब की 13 में से 8 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों में भी कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 90 से ज्यादा रहा। अगर आप किसी भी सांसद से पूछोगे कि प्रचार के लिए किसे बुलाया था, वो कैप्टन का नाम लेगा। पंजाब सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। मनीष तिवारी का ये वक्तव्य पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी कर चुके हैं और इस दौरान कैप्टन ने सोनिया से ये कहा था कि वह जो भी फैसला लेंगी उन्हें स्वीकार होगा। सूत्रों का दावा है कि पंजाब में कांग्रेस का संकट जल्द खत्म होगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका क्या होगी, इस पर संदेह है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों में कांग्रेस मुश्किल में फंसी है। हर कहीं कलह और बगावत की आवाजें तेज हो रही हैं। सोनिया गांधी कहीं भी सुलह सफाई करवाने में कामयाब नहीं हो पाई। असल में इसके पीछे भी कांग्रेस की ही नीति रही है, मामले को टालते रहो, और इसी टाल मटोल की नीति की वजह से हर कहीं हंगामा मचा हुआ है।
दिल्ली में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेताओं का ग्रुप 23 भी तेजी से सक्रिय है। शरद पवार असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं के ग्रुप 23 के सदस्यों के बीच चल रही राजनीतिक मंत्रणा से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। असल में शरद पवार किसी बड़ी योजना को अंजाम देने पर तुले हुए हैं और उनके निशाने पर कांग्रेस है। पीसी चाको की मदद से केरल में कांग्रेस के कई नेताओं को वे एनसीपी में शामिल करवा चुके हैं, लेकिन ग्रुप 23 के नेताओं के साथ उनकी बैठकें कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पिछले सप्ताह शरद पवार ने ग्रुप 23 के बड़े नेताओं के साथ मिलकर 3 बैठकें कर डाली। इस बैठक का नतीजा क्या निकला या 10 बैठक का एजेंडा क्या था, इस बात की किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सहित दूसरे नेताओं के साथ बैठक पवार के आवास पर हुई और इन सारी बैठकों में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। हालांकि इन बैठकों में किन किन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई, इसका ब्यौरा नहीं मिल सका है। इन बैठकों के बाद प्रफुल्ल पटेल ने 2 दिन पूर्व अपने आवास पर असंतुष्ट नेताओं को दोपहर के भोजन पर बुलाने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ग्रुप 23 के नेताओं और पवार के बीच क्या पक रहा है, जिसके लिए ये लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों को अंजाम देने में प्रफुल्ल पटेल और पीसी चाको की भूमिका है। हालांकि आजाद और आनंद शर्मा सीधे शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख तो फंसी गए हैं, लेकिन अब बारी अजीत पवार और अनिल परब की है। असल में मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अनुमति दे दी है। सचिन वजे ने अनिल देशमुख के साथ अजीत पवार और अनिल परब पर भी आरोप लगाए थे। पूछताछ के बाद ईडी सचिन वजे के आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। हालांकि अनिल देशमुख के खिलाफ वजे के आरोपों में दम निकला, इसलिए माना जा रहा है कि अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ ईडी अपनी जांच तेज कर सकती है। सचिन वजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में दक्षिण मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी एसयूवी रखने और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। वजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने ईडी को नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद वजह से 3 दिन तक पूछताछ करने की इजाजत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में ईडी ने अब तक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि गिरफ्तार होने के बाद दोनों ने कबूल किया कि वजह ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और इसे 2 किश्तों में शिंदे को सौंप दिया। ईडी ने वजह से पूछताछ के लिए विशेष एनआईए अदालत से अनुमति की मांग करते हुए कहा था कि वह अपराध शाखा के पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजे के साथ पलांडे और शिंदे को सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। इस मामले में आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद खुलासा किया था कि गृह मंत्री ने वजह को मुंबई के बार, रेस्तोरां आदि से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। हालांकि देशमुख ने इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के कारण केस में ईडी की एंट्री हुई और अब इसमें जांच चल रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक देश एक संविधान और सीएए के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी एक ही चाहत है और वह है समान नागरिक संहिता। बीजेपी अपने चुनावी वादों में इसे शामिल करती रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से पीएम मोदी के मन की मुराद पूरी कर दी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जमकर वकालत की। कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज अब सजातीय हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 राज्य नीति निर्देशकों, तत्वों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हाल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में यह बात कही गई। इसमें उनसे अपील की गई कि पर्सनल लॉ को एक समान करने के लिए दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाए। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई याचिका नहीं है, लेकिन मौजूदा याचिकाओं को समग्रता में देखा जाए तो मामला इसे लागू करने की ओर हो ही जाता है। अभी देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी अलग अलग व्यवस्था है। मुस्लिम लड़कियां जब शारीरिक तौर पर बालिग हो जाएं तो उन्हें निकाह के काबिल माना जाता है। अन्य धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। जहां तक तलाक का सवाल है तो हिंदू, ईसाई, पारसी में कपल कोड के माध्यम से ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में तलाक शरीयत लॉ के हिसाब से होता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि व्यवहारिक रूप से इस देश में एक नागरिक संहिता है जिसका प्रावधान सर्वमान्य है और समान रूप से पूरे देश में लागू है, लेकिन विवाह उत्तराधिकार का क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक समान कानून लागू नहीं है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिसके लिए हम समान कानून नहीं बना सकते, इसीलिए धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी और उनके चीले चपाटे सब मिलकर 2 साल से एक अदद पार्टी अध्यक्ष की तलाश नहीं कर पाए। इन 2 सालों में 2 दर्जन बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मुहिम चलाई गई। इस खेल की वजह से कांग्रेस के 23 बड़े नेता नाराज हो गए, लेकिन कांग्रेस में राहुल मनाओ अभियान अभी भी चल रहा है। मतलब कि कांग्रेस को देश में एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके, पार्टी की कमान दी जा सके, लेकिन यही कांग्रेस विदेशों में ताबड़तोड़ अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। इटली से लेकर नॉर्वे तक 9 देशों में अध्यक्षों के नाम की घोषणा एक झटके में हो गई। कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने 9 यूरोपीय देशों के लिए अपने अध्यक्ष चुने हैं। आईओसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के लिए अध्यक्षों के नाम और नियुक्ति की घोषणा करते हुए बताया कि ये अध्यक्ष इन देशों में आईओसी की नीतियों और योजनाओं के विस्तार के लिए काम करेंगे। वे अपने अपने देशों में योग्य, समर्पित और चिंतनशील लोगों की पहचान करेंगे ताकि आईओसी की नीतियों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशों में एक कोर कमेटी नियुक्त की है जिसमें संरक्षक, उपाध्यक्ष और महासचिव हैं। इन नियुक्तियों में एक दिलचस्प बात यह है कि नियुक्त किए गए अधिकतर पदाधिकारी पंजाबी मूल के हैं। ऐसा शायद आगामी पंजाब चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सवाल यह है कि आखिर भारतीय मूल की कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा के जरिए यूरोपीय देशों में कौन सी नीतियां लागू करना चाहती है या कैसे विस्तार करना चाहती है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में आईओसी का एक कार्यालय तब खोला था जब तुर्की और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और तमाम विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की से किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधियों को शह दिया जा रहा था। इसके अलावा तब तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकियां पूरी दुनिया के सामने थी। तुर्की में कार्यालय खोलने के पीछे कौन से तर्क या कारण है, उसे लेकर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर यह प्रश्न बार बार खड़ा होगा कि तुर्की जैसे देश में भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए कार्यालय खोलना आवश्यक क्यों है। साथ ही आश्चर्य का विषय भी है कि अलोकतांत्रिक देश चीन में शासन करने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच सहयोग के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर दोनों दल न केवल मिलकर काम कर सकते हैं बल्कि उन्हें एक लिखित समझौते में भी रख सकते हैं। वैसे तो पार्टी के संस्थापक भी एक विदेशी ही थे, पर इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी संस्थापक द्वारा शुरू की गई पार्टी पिछले 125 वर्षों से इस मामले में अपने मूल रास्ते पर दिखाई देती रही है। शायद पार्टी किसी संस्कृति की महिमा का बखान करते हुए राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के साथ अपनी एक मीटिंग में बताया था कि कांग्रेस हमेशा से एनआरआई की पार्टी रही है। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर ये सभी एनआरआई थे। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे महात्मा गांधी विदेश से आए थे ताकि कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर सके। संयोग से राहुल गांधी के साथ प्रवासी भारतीयों की इस मीटिंग के सूत्रधार पित्रोदा ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार। महाराष्ट्र में सरकार चला रही एमवीए गठबंधन के लिए 2 ऐसी खबरें लेकर आया कि क्या शरद पवार और क्या उद्धव ठाकरे, सबका जायका बिगड़ जाएगा।
शिवसेना की प्रतिक्रिया से तो ऐसा लग रहा है कि नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना कड़वे करेले की तरह उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन करेले पर नीम चढ़ा जैसा रहा। शिवसेना ने बिना वक्त गंवाए नारायण राणे और सहकारिता मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवसेना का मानना है कि नारायण राणे को सिर्फ पार्टी का उत्पीड़न करने के लिए मंत्री बनाया गया है और सहकारिता मंत्रालय पूरे महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए शिवसेना ने आरोप लगाया कि सहकारिता मंत्रालय बनाने का उद्देश्य इस क्षेत्र को परेशान करना है जिसकी महाराष्ट्र में मजबूत उपस्थिति है। असल में नारायण राणे पहले शिवसेना में ही थे, लेकिन उद्धव ठाकरे से अनबन होने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और फिर वाया कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत का कहना है कि राणे ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया है। सावंत ने कहा, उन्होंने अपने मंत्रालय एमएसएमई सेक्टर के लिए वह क्या करने वाले हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा। राणे ने कथित तौर पर कहा कि शिवसेना का नेतृत्व करने वाले ठाकरे का दिल इतना बड़ा नहीं है कि उनके केंद्रीय मंत्री बनने पर वह उन्हें बधाई दें। सावंत ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में केवल शिवसेना पर हमला करने के लिए शामिल किया गया, न कि कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए। राणे के मंत्रालय पर सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए यह सुधार है, भारी से वह अब सूक्ष्म हो गया है। यह पूछने पर कि क्या राणे शिवसेना को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तो सावंत ने कहा कि हमने 2 बार उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया, एक बार उनके गढ़ मालवान में और फिर बांद्रा के उपचुनाव में। नया सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बारे में सावंत ने कहा कि केवल सहकारिता क्षेत्र का उत्पीड़न करने के लिए इसे बनाया गया, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इसकी मजबूत मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि एमवीए गठबंधन और खासकर एनसीपी के नेता सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठित होने के बाद से ही उसकी आलोचना तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नए मंत्रालय की तैयारी अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार ने पूरे गुपचुप तौर से की और फिर सहकार से समृद्ध के स्लोगन के साथ पेश कर दिया। इसको लेकर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक राज्य सरकारों के तहत चलती हैं। ऐसे में ये नया मंत्रालय भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करेगा। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लूटने और वहां से पूंजीपतियों के भयानक ऋण देने के बाद अब वे देश भर में फैले सहकारी बैंकों को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में यह मंत्रालय विविध और व्यापक सहकारिता आंदोलन को एक तरह से विचारों की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।